तो जब हम स्मार्टफोन में गेमिंग की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा प्रोसेसर आता है, या हम बात करते हैं पावर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस के परफेक्ट बैलेंस को तो हमारे दिमाग में कौन सा प्रोसेसर आता है। आई थिंक कुछ लोगों के दिमाग में A16 बायोनिक आ रहा होगा, दैट इज आल्सो करेक्ट। एंड कुछ लोगों के दिमाग में शायद एक्सिनोस आ रहा होगा, दोज आर द ग्रेट पीपल, द महान पीपल। कुछ अल्ट्रा लेजेंड्स के दिमाग में शायद टेंसर चिप आ रहा होगा। अब उनका हम क्या ही कर सकते हैं। प्लीज इसे सीरियस मत लेना, बिकॉज हर प्रोसेसर की अपनी कुछ न कुछ खूबियां हैं, हर प्रोसेसर की अपनी कुछ न कुछ कमियां हैं। वीडियो का टाइटल देखिए आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि ये क्वालकॉम स्पेसिफिक वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स की, जो कि सीरियसली पावर एफिशिएंट एंड पावरफुल प्रोसेसर्स हैं भी। तो आइए चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, हाय ऑसम पीपल, मेरा नाम है चिली और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक शो 365 में, जहाँ हम करते हैं टेक से रिलेटेड ऑसम स्टफ के बारे में डिस्कशन 365 डेज अ ईयर। सो आइए स्नैपड्रैगन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जब क्वालकॉम ने 2005 में ये अनाउंसमेंट की थी कि वो आर्म के साथ मिलकर मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए एक चिप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो किसी ने ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि वो एक ऐसे प्रोसेसर के ऊपर काम करे जो कि 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। और फाइनली ये वर्ल्ड का फर्स्ट 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लेके आया, जो कि मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया था। और मज़े की बात तो ये है कि उस वक्त एप्पल के आईफोन में भी 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर नहीं आता था। ये समवेयर अराउंड 620 और 650 मेगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर होता था, जो कि अंडर क्लॉक प्रोसेसर होता था। Under clock processors are very good for efficiency, but you can expect power from them. So Toshiba TG01 was the first commercially available smartphone जो कि Snapdragon के Qualcomm QSD8250 प्रोसेसर के साथ आता था। Qualcomm के प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड एफिशिएंट एट द सेम टाइम थे, और इनकी इसी रेपुटेशन की वजह से एक ट्रेंड जैसा बन गया था मार्केट में, जो कि अभी तक कहीं ना कहीं चल रहा था 2022 तक, कि जो भी कंपनी अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन या कोई सा भी स्मार्टफोन मार्केट में रिलीज करती थी, तो वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर उनके लिए फर्स्ट चॉइस होता था। उसके बाद अगर कुछ ऐसा रहता था जो कि एक्सपेरिमेंटल जैसा रहता था, फॉर एग्जांपल टेमेसिटी सीरीज प्रोसेसर्स फ्रॉम मीडियाटेक। इन सच सिनारियोस अगर कुछ सस्ता मिल रहा है या इस तरह की सिचुएशन है कि हम ट्रस्ट कर सकते हो, और आई सेड अर्लियर about the experimental situations. So in such situations, the companies decided to go with other processors. Other than that, it was trend that any flagship level smartphone will use Snapdragon processors only. So इसी ट्रेंड की वजह से 2008 में 15 कंपनीज ने डिसाइड किया कि वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को अपने डिवाइसेस में यूज़ करेंगे। और यही वो वक्त भी था कि जब स्नैपड्रैगन ने एक और अनाउंसमेंट की कि वो नोटबुक्स के मार्केट में उतरने वाले हैं, ताकि वो इंटेल के प्रोसेसर के साथ compete कर सके और अपनी एक जगह बना सके नोटबुक्स के मार्केट में। देन 2009 में इन्होंने फर्स्ट प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस किया विद द नेम ऑफ कायाक। लेकिन नोटबुक्स के मार्केट में क्वालकॉम कभी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई। क्वालकॉम अभी भी नोटबुक्स के मार्केट में कहीं ना कहीं खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में एक नोटबुक लॉन्च की गई थी विद द नेम ऑफ डेल इंस्पायरॉन 14, जो कि आता था स्नैपड्रैगन के HCX Gen 2 कंप्यूट प्लेटफॉर्म के साथ। आई नो नाम थोड़ा लंबा है और कंफ्यूजिंग है, बट ये कुछ नहीं है। जिस तरह से इंटेल के चिप्स आते हैं फॉर द कंप्यूटर, दीज आर ऑल्सो द चिप्स फॉर द कंप्यूटर्स। एनीवेज, हम यहाँ पर नोटबुक्स के बारे में तो डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं, तो आइए फिर से चलते हैं 2013 में और फिर से देखते हैं स्नैपड्रैगन की हिस्ट्री को फ्रॉम 2013 अंटिल नाउ। देखिए 2013 तक क्वालकॉम के साथ सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, सब कुछ एकदम मक्खन चल रहा था, और उस वक्त तक सबसे बड़ा मार्केट शेयर एंड्रॉयड का ही था, और एंड्रॉयड के अंदर भी 41% से ज़्यादा स्मार्टफोन के अंदर क्वालकॉम के ही चिप्स प्रेजेंट थे, जो कि फ्लैगशिप फोन्स थे। कहीं ना कहीं सैमसंग ने भी अपने एक्सिनोस चिप्स को उस वक्त तक लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था अपने स्मार्टफोन में, और वो जो कि सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर थे और स्मार्टफोन इन दी एंड्रॉयड इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं इस वजह से मार्केट शेयर आपको सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन स्टिल 41% इज अ ह्यूज नंबर। सडनली सितंबर 2013 में एक खबर आती है जो कि क्वालकॉम के लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द का कारण भी बनी। एंड दैट खबर वाज एप्पल 64-बिट A7 चिप पावरिंग आईफोन 5S। जी हाँ, जिस तरीके से एक बार क्वालकॉम ने तहलका मचा था मार्केट में अपने 1 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर के साथ, उसी तरह से इस बार एप्पल ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक 64-बिट का प्रोसेसर लॉन्च किया था, जो कि A7 था, और वो एप्पल आईफोन 5S में था, और ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ये 64-बिट आर्किटेक्चर पर वर्क करता था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था 32-बिट आर्किटेक्चर से।
इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि आर्किटेक्चर्स के बीच डिफरेंस क्या होता है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो पर काम करेंगे। सो ज़्यादा टेक्निकल डिफिकल्टीज में ना घुसते हैं और हम फिर से आ जाते हैं हमारे इसी टॉपिक पर। सो उस वक्त कुछ ऐसा था कि स्नैपड्रैगन के 32 बिट आर्किटेक्चर पे वर्क करने वाले प्रोसेसर्स 800, 801 and 805 were already massive successful processors, and they were quite capable as well. But just because of the market pressure, Qualcomm ने जल्दीबाजी में काम करके जैसे जैसे करके अपने 64 बीट आर्किटेक्चर पे वर्क करने वाले 8 सीरीज के प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया, जैसे कि 808 और 8010। नतीजा हुआ ओवरहीटिंग। Might be possible these processors were built in the Samsung's foundries, and there is the same reason why these processors were overheating. और ये भी हो सकता है कि सिर्फ जल्दीबाजी में प्रोसेसर बना देने से और R&D ठीक से ना करने की वजह से इस तरह की सिचुएशन सामने आई कि ये प्रोसेसर ठीक से काम नहीं कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग कर रहे थे। इन्होंने एक तरह से स्नैपड्रैगन की जो इमेज थी, जो पावर एफिशिएंसी वाली और परफॉर्मेंस वाली जो इमेज थी, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी और एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप बन गया था, जो कि आज भी पूरी तरह से फिल नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं बस स्नैपड्रैगन या मैं बोलूँ क्वालकॉम एप्पल को चेस ही कर रहे हैं इस प्रोसेसर्स की रेस में, लेकिन उसे टच भी नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं। मगर इस बिगड़ी हुई इमेज को एक बार फिर से क्वालकॉम ने 2016 तक पूरी तरह से रिकवर कर लिया था और उन्होंने 2016 में एक क्वाड कोर प्रोसेसर लॉन्च किया, दैट वाज 820 प्रोसेसर्स। लेटर ऑन बाय द एंड ऑफ 2016 उन्होंने लॉन्च किया स्नैपड्रैगन का 821 प्रोसेसर, जो कि एक अपडेटेड वर्जन था 820 का। देन 2016 में ही उन्होंने लॉन्च किया स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर, जो कि सैमसंग की 10 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड प्रोसेसर था। सो देखिए, अभी तक तो हम क्वालकॉम के फ्लैगशिप सीरीज के प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बजट स्मार्टफोन मार्केट में भी क्वालकॉम ने कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी जगह बना ली थी। जैसे कि क्वालकॉम की 400 सीरीज, 600 सीरीज एंड लेटर ऑन द 700 सीरीज वाज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब क्वालकॉम की एक ऐसी इमेज बन गई थी हर एक बजट सेगमेंट में कि अच्छे प्रोसेसर्स मतलब क्वालकॉम के प्रोसेसर्स। सो जिन भी स्मार्टफोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होते थे वो गेमिंग के लिए वेल कैपेबल होते थे। सो इनिशियली जब पबजी इंडिया में आया था तो वो लो एंड सीरीज के प्रोसेसर के साथ भी वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल था, जो कि अंडर क्लॉक्ड होते थे, या फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर। सो वो बहुत ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर होते थे और साथ ही साथ पबजी भी उस वक्त ऑप्टिमाइज होता था, तो गेमिंग वाज इजी एट दैट टाइम। बट गेमिंग स्मार्टफोन्स वेर दोज दैट हैड स्नैपड्रैगन विद इन। यह एक ट्रेंड जैसा बन गया था और स्नैपड्रैगन ने बजट्स में भी और हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स वाले मार्केट में भी और हर तरफ अपनी एक अलग ही रेपुटेशन बना ली थी। और ऐसा भी नहीं कि ये स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर का इनका पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाता था, नहीं। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स इतने ज़्यादा यूज़ हुए कि इनके लिए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इवन जो 625 प्रोसेसर था, जो कि क्वालकॉम का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसेसर माना जाता है, वो 2 या 3 साल तक MI के फ़ोन्स के अंदर देखने के लिए मिलता था। 625 प्रोसेसर ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था। मगर हर सक्सेसफुल स्मार्टफोन प्रोसेसर के पीछे सिर्फ एक कंपनी नहीं होती या फिर 2 कंपनी जैसे कि आर्म और क्वालकॉम। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो क्वालकॉम के लिए TSMC ही करती थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2013 में एक बहुत बड़ी गलती की थी क्वालकॉम ने अपने 64 बिट प्रोसेसर्स को जल्दी लॉन्च करके। आई गेस कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज़ ज़रूरी लगी, क्योंकि फिर जनरेशन गैप शायद और ज़्यादा बड़ा हो जाता तो आज शायद स्नैपड्रैगन की रेपुटेशन एकदम एक्सिनोस जैसी होती। देयर आर फ्यू चांसेस। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया अबाउट द मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। सो होता कुछ ऐसा है कि 2020 में सैमसंग अनाउंस करता है उनकी 5 and 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस, और उस वक्त TSMC के पास वो प्रोसेस नहीं रहती है। सो क्वालकॉम क्या करता है, क्वालकॉम सैमसंग की फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ चला जाता है। इवन दो कि सैमसंग की एक ऑलरेडी बैड हिस्ट्री है कि उनके प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा ओवरहीट करते हैं, उनके खुद के प्रोसेसर्स ही नहीं वो ढंग से बना पाते, क्योंकि TSMC की 5 and 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को अभी टाइम था। सो क्वालकॉम चला जाता है सैमसंग के साथ। दिसंबर 2020 में क्वालकॉम लॉन्च करता है स्नैपड्रैगन 888 को, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि इसकी एक बहुत गंदी हिस्ट्री है ओवरहीटिंग की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैमसंग की फाउंड्रीज में बना हुआ प्रोसेसर है, सैमसंग ने इसे मैन्युफैक्चर किया है और सैमसंग की फाउंड्रीज ऑलरेडी अपनी ओवरहीटिंग कैपेबिलिटी के लिए बदनाम है।
अच्छा, सैमसंग की फाउंड्रीज के बारे में मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है ऐसी। और दूसरी चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 8 Gen 1 प्रोसेसर जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था, उसके साथ भी सेम केस था कि वो भी बहुत ज़्यादा ओवरहीट करता था। नो डाउट ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स वो कुछ काम के नहीं रह जाते थे, क्योंकि वो थर्मल थ्रॉटल करने लग जाते थे। और थर्मल थ्रॉटल होता तो ऑलरेडी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। देन इसके बाद क्वालकॉम को ये चीज़ समझ आ जाती है और वो चाहता है TSMC की 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन अभी चीज़ें फिर से 2013 की तरह बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। स्नैपड्रैगन 888 ऑलरेडी बदनाम हो चुका था, 8 Gen 1 भी एक फ्लॉप था, और इन सब के बीच में मीडियाटेक ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और वो TSMC के साथ गए उनकी 5 and 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ, और उन्होंने फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के रूप में अपने डायमेंसिटी लाइनअप को इंट्रोड्यूस किया। इसे हम और डीप में डिस्कस करेंगे मीडियाटेक वाले वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो इसके बाद जब क्वालकॉम ने डिसाइड किया कि वो TSMC के साथ फिर से प्रोसेसर बनाएंगे, तो उन्होंने एक बार फिर से 8 Gen 1 को TSMC के साथ बनाया और इस बार उसको नाम दिया 8+ Gen 1 प्रोसेसर। और ट्रस्ट मी, ये प्रोसेसर 50% बेटर था देन दी ओरिजिनल 8 Gen 1 प्रोसेसर। सो हमें ऑन पेपर चीज़ों को नहीं देखना है, हमें बेंचमार्क्स को नहीं देखना है, बट स्टिल अगर आप बेंचमार्क्स भी देखते हो तो आई गेस समवेयर अराउंड 50% जो स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 है वो 8 Gen 1 से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और साथ ही साथ में अगर आप इसे प्रैक्टिकल या फिर मैं बोलूँ डेली लाइफ में देखते हैं, गेमिंग में देखते हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और हीटिंग इश्यूज भी इतने नहीं है। ये सब चीज़ें होने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हो तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो पावर एफिशिएंट भी होते हैं, साथ ही साथ वो पावरफुल भी होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है कि कम बजट में एक्सेसिबल होते हैं, अनलाइक एप्पल प्रोडक्ट्स, जैसे कि आईपैड गेमिंग के लिए बहुत डिसेंट प्रोडक्ट है, बट वो बहुत ज़्यादा महंगा है। वही आप देखो एंड्रॉयड में सस्ते में मिल जाती है आपको चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिल जाती है, आपको फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए आप इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 835 एंड 845 आर दी प्रोसेसर्स ऑफ स्नैपड्रैगन, जिसके अंदर लोगों ने विंडोज 11 तक चलाया है, तकलीफों के साथ लेकिन चलाया है। दूसरी बात, जब एक बार फिर से क्वालकॉम ने TSMC के साथ मिलकर 8 Gen 2 प्रोसेसर बनाया, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसेसर था। और इसी का ओवर क्लॉक्ड वर्जन जब सैमसंग की S23 लाइनअप के अंदर यूज़ हुआ, तो ट्रस्ट मी, इस सैमसंग के सॉफ्टवेयर और इस क्वालकॉम के हार्डवेयर के साथ मिलकर इतना ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन इसने बनाया कि कहीं ना कहीं ये iPhone 14 Pro Max जैसे स्मार्टफोन्स को भी टक्कर दे रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर है प्राइस, कि आप प्राइस क्या पे कर रहे हो। प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा एप्पल का है। जब से सैमसंग ने S23 लाइनअप को इंट्रोड्यूस किया है, ये एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल वाली जंग अब कन्वर्ट हो चुकी है इन सैमसंग वर्सेस एप्पल। एंड इसके पीछे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल गूगल प्ले करता है, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालकॉम इटसेल्फ, क्योंकि सैमसंग के भी प्रोसेसर्स थे जो कि एक्जिनोस है, जिनको कि सैमसंग भी इन हाउस ही मॉडिफाई करता था और उन्हीं को मैन्युफैक्चर करता था, बट दे वर इनकेपेबल ऑफ कंपीटिंग विद एप्पल्स प्रोसेसर। और कहीं ना कहीं क्वालकॉम इसे कर पा रहा है। एंड एक्चुअली क्वालकॉम शुरू से ही प्रोसेसर्स नहीं बनाती थी, लेकिन वो शुरू से मॉडेम्स जरूर बनाते थे, जैसे कि CDM में उन्हीं की टेक्नोलॉजी है। एप्पल iPhone 12 से लेके अभी तक जितने भी आईफोन्स लॉन्च हुए, उनके प्रोसेसर्स के अंदर जो मॉडेम यूज हुआ है, वो मॉडेम क्वालकॉम के ही 5G मॉडेम्स है। जस्ट बिकॉज दूसरा कोई इतने अच्छे से ये काम करने में कैपेबल नहीं है कमर्शियली। क्वालकॉम ही एक ऐसी कंपनी थी जो कि 5G मॉडेम्स को कमर्शियली इंट्रोड्यूस कर पाई। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट बॉक्स आप भी गाए, प्लीज बताइए आगे आप क्या देखना चाहेंगे। साथ ही साथ हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एंड स्नैपचैट पर। हम अभी नहीं आना चाहते, स्नैपचैट यूज होता भी है क्या ये सब चीजों के लिए। सो गाइस, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।